इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कई विशेषताओं में से एक विशेषता ये है कि इसमें बहुत दिनों बाद, मैं समझता हूँ कि कम से कम 5 दशकों बाद, भारत की सभी भाषाओं को, बहुभाषावाद को और बच्चों के सीखने में भाषाओं के बेहद गहरे और वैश्विक रूप से स्वीकृत महत्व को न केवल स्वीकार किया गया है लेकिन स्थापित किया गया है। और इसमें भाषा संवर्धन की बात की गई है। इसमें हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि इसमें बिना ये कहे कि ऐसा किया जा रहा है, अकेली एक मात्र जो अनिवार्य भाषा बना दी गई है जो भाषा सूत्र के अंतर्गत, वो अंग्रेज़ी है। इस पर लोग विचार नहीं कर रहे, लोग इसको देख नहीं रहे और अब भी इसमें हिंदी की अनिवार्यता की बातें की जाएं, आरोप लगाए जाएं। कुछ लोग ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि इसमें उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, दुर्लक्ष्य किया गया है, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। ये वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने इसको ठीक से पढ़ा नहीं है। यह नीति साफ कहती है कि 2 से 8 साल की उम्र में बच्चे कई भाषाएं बहुत आसानी से सीख लेते हैं और यही वो साल हैं जिसमें बच्चों का बौद्धिक संवेगात्मक विकास सबसे तेज़ होता है। उस दौरान यह नीति भारत के सारे बच्चों को, वो कहीं भी हों, एक साथ 2 या 3 भाषाओं के प्रति से परिचित कराने की बात करती है कि उन्हें भाषाओं से ध्वनि के रूप में, पढ़ने लिखने के रूप में नहीं, केवल ध्वनियों से, खेलों से, कला संगीत से और अंतःक्रियात्मक तरीक़ों से उन्हें परिचित बनाया जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा, ताकि वो तभी से उनके मन में ये बात बैठ जाए कि भारत में बहुत सी भाषाएं हैं, वो भाषाएं कैसी हैं, उनकी ध्वनियाँ कैसी हैं, ये वो सीख सकेंगे। भारत की भाषाएं उनके लिए अपरिचित नहीं होंगी। फिर अपनी स्थिति, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा के हिसाब से वो 5वीं तक या 8वीं तक पढ़ सकेंगे। इसमें ये विश्व विदित और विश्व स्वीकृत तथ्य है कि अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में, परिवेश भाषा में पढ़ा हुआ बच्चा किसी भी चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझता है, तो उसका जो अधिगम होता है, लर्निंग, वो बेहतर होती है। मातृभाषाओं को जहाँ तक सवाल है, सबका ये हमेशा संभव नहीं होता कि देश में हर मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा मिल जाए, क्योंकि मातृभाषाओं की गिनती ही हमारे यहाँ 1300 से ज़्यादा की है और कुल गिनती करेंगे अगर, जो 2011 की जनगणना बताती है, तो वो तो लगभग 19,500 है जो लोगों ने जिन भाषाओं को अपनी मातृभाषा बताया। तो जो प्रमुख भाषाएं हैं, जो प्रमुख स्थानीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय प्रादेशिक भाषाएं हैं, उनमें यानी, और उनसे सब बच्चे किसी न किसी रूप में परिचित होते हैं, उनमें बच्चों की शिक्षा की नींव पड़ेगी। और एक बार अपनी भाषा में बनी हुई शिक्षा की, दूसरे विषयों की समझ की जो बुनियाद बनती है, उसके बाद फिर उच्चतर शिक्षा की इमारत उस पर ज़्यादा मजबूती से खड़ी की जा सकती है। तो इस नीति को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक खुले तौर पर भारत की बहुभाषिकता को, भारत की भाषिक विविधता को एक शक्ति के रूप में देखा गया है, उसको बचाने की कोशिश की गई है। सारी भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित करने की बात की गई है और उनके माध्यम से पढ़ाकर बच्चों को बेहतर छात्र, बेहतर विद्यार्थी बनाने की बात को केंद्रीय तत्व के रूप में रखा गया है। तो इस भी बात को समझे बगैर मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह की बातचीत करना लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, कि इसमें हर मातृभाषा को, हर प्रमुख मातृभाषा को, हर प्रमुख क्षेत्रीय भाषा को महत्व मिला है, केंद्रीय महत्व मिला है। और ऐसा नहीं कि इसमें अंग्रेज़ी को बाहर कर दिया गया है। अंग्रेज़ी को तो एक तरह से अनिवार्य बना दिया गया है, हालांकि ये कहा नहीं गया है इसमें। तो ये बात ध्यान में रखना, मैं समझता हूँ कि अगर इसका ठीक से पालन किया गया, ये लागू हो गई नीति, तो जो अगले 15 से 20 साल के भीतर एक ऐसी पीढ़ी आएगी जो अपनी भाषाओं से परिचित होगी,
आसपास की दूसरी भाषाओं से परिचित होगी, जिसने उच्च शिक्षा तक अपनी भाषाओं को साथ बनाए रखा होगा, वो मौलिक चिंतन करने में समर्थ होगी, वो आधुनिकतम तकनीक और विज्ञान की तमाम दृष्टियों से और विधियों से परिचित होगी और मौलिक चिंतन और मौलिक शोध के आधार पर नवाचार करके वो भारत को एक सचमुच ज्ञान आधारित राष्ट्र बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी।